हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद इनफिलर्न। और अभी तक यार हम देख चुके हैं जावा कैसे काम करता है, कौन सी फाइल कहाँ पर बनती है, JVM, JDK, JRE, सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। और अब हम करेंगे यार कोडिंग। ठीक है, कोडिंग से करते हैं शुरुआत इस लेक्चर की। तो कोडिंग में हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले यार हम हेलो चैम्प्स वाला जो हमने system.out.println वाला कोड है वो देख लिया था। ठीक है, हमारा हेलो चैम्प्स प्रिंट हो रहा था। अब यार इसमें मैं और दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यार कमेंट्स के बारे में। तो यार आपको पता होगा कमेंट्स क्या होता है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, कमेंट्स के बारे में हम जान लेते हैं बहुत ही जल्दी से। अब मान लीजिए यार यहाँ पर मुझे याद नहीं है कि यार ये डॉट 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 क्या है, स्ट्रिंग डॉट 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 क्या है। ठीक है, तो एक तरीके से मैं यहाँ पर नोट्स बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा यार, डबल फॉरवर्ड स्लैश ऐसा करूँगा। इसके बाद यार मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग और फिर ये वाला आर्ग्स कैन ऑल्सो बी यूज एज, और फिर मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब कल को क्या होता है यार, मैं इस कोड को देखता हूँ तो यार मुझे याद आ जाएगा, ठीक है मैंने डॉट 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 क्यों लगाया था, क्योंकि मैं जो है एरे को इस तरह से भी यूज़ कर सकता था। अब मान लीजिए यहाँ पर यार मुझे याद नहीं है कि मेन जो है वो मेरा एंट्री गेट है, तो यहाँ लिख दूंगा यार कि मेन फंक्शन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर JVM। ठीक है, ऐसा मैं लिख देता हूँ। अब यार आप बोलेंगे यार अगर आपको कमेंट्स के बारे में नहीं पता तो आप बोलेंगे कि ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल कोड नहीं लग रही है। ठीक है, ये तो एक इंग्लिश का सेंटेंस है, तो क्या ये कोई दिक्कत नहीं देगा? तो अभी तक तो हमें कोई एरर नहीं दिखा। और अगर इसको मैं रन करता हूँ तो रन करने के बावजूद भी मुझे सिर्फ और सिर्फ हेलो चैम्प्स दिखेगा। तो इन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं यार कमेंट्स। ठीक है, जहाँ भी आपको ऐसा दिखे फॉरवर्ड स्लैश डबल, इसका मतलब यार वो कमेंट है। यहाँ पर आप कुछ भी लिखिए वो कभी आपका रन नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी जावा कंपाइल और इंटरप्रेट करेगा उसे पता है यार कि कमेंट्स का यूज़ सिर्फ कुछ ना कुछ हम साइड में लिखने के लिए, कोड में लिखने के लिए करते हैं, उसको कभी भी रन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा कमेंट्स क्या होता है, वो कभी रन नहीं होता है। अब मान लीजिए यहाँ तो सिंगल लाइन की बात हो रही है, मान लीजिए डबल लाइन कमेंट लिखना है, मल्टी लाइन कमेंट लिख रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मान लीजिए हेलो चैम्प्स वाले कोड को ही मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक लाइन से ज़्यादा मैं लूँ और उसको एक्सप्लेन करूँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कर सकता हूँ दिस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको यार ये टाइपो भी बता देगा। टाइपो क्या होता है, आपकी इंग्लिश की जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है वो उसको यहाँ पर बता देगा। तो यहाँ पर बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसको भी पता है यार, यहाँ पर कमेंट्स में हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का यूज़ करते हैं, कोई भी कोड हम नहीं लिखते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे दिस इज़ द सेकेंड लाइन, और इस तरह से हम अलग अलग मल्टी लाइन कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इस तरीके से नहीं करना है आपको। ये सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं जो डबल फॉरवर्ड स्लैश वाले होते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए यार आपको क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद आपको लगाना है स्टार। ठीक है, जैसे ही आप एंटर करेंगे ये एंड हो जाएगा स्टार और फॉरवर्ड स्लैश से। इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। अब इसके बीच में यार आप कितनी भी लाइन्स लिखे, कितना भी स्पेस छोड़ के कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं, ताकि कल को आप अपना ही कोड देखें तो आपको यार बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ जाए कि ठीक है इस कोड में मैंने ये लाइन लिखी थी, इसका मतलब क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं इसी टॉपिक के साथ। और सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है यार, जावा कमेंट्स क्या होता है और उसका सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश, मल्टी लाइन कमेंट के लिए फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक और एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश। अब इसके बीच में आप कुछ भी लिखिए वो आपका पूरा का पूरा कमेंट बन जाएगा, वो कभी रन नहीं होगा। अब यहाँ पर बेसिकली कमेंट के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन जावा में एक और चीज़ है जिसके बारे में यार लोग बात नहीं करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वो क्या होती है। तो यार जावा में आप जो है डॉक्यूमेंटेशन भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप ऑथर का नाम भी लिख सकते हैं ऐसे करके। मतलब आपको क्या करना है, इस तरीके से आपने लिख दिया, अब बस आपको कर देना है एंटर। तो आप देख सकते हैं आप एक एक्स्ट्रा एस्ट्रिक आ गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे जैसे आप एंटर करेंगे वैसे वैसे एस्ट्रिक बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे, यहाँ पर उसको बोलते हैं यार हम डॉक्यूमेंटेशन। ऐसा मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, जैसे कि ऑथर का नाम आपको लिखना है। ठीक है, ऑथर का नाम जैसे कि मुझे लिखना है, या फिर आप लिख सकते हैं कुछ भी आपको डॉक्यूमेंटेशन देना है वो आप यहाँ पर देंगे। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ पैरामीटर्स यूज़ होते हैं जो एलरेट करके यूज़ होते हैं। ठीक है, एलरेट, ऑथर और ऐसी ऐसी चीज़ें आप देख सकते हैं। जब भी आप बड़ी बड़ी जावा की जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं, अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं, उन्हें पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स करते कैसे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स करने के लिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आप करेंगे फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक, उसके बाद आप एंड भी करते हैं फॉरवर्ड एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश से,
और बीच में आपको बस एस्ट्रिक्स एस्ट्रिक्स लगाते रहने हैं और यहाँ पर आप अपने पैरामीटर्स दे सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही डीप में अगर जाएँ तो आपको एक एक पैरामीटर के बारे में सारा पता चलेगा, लेकिन अभी आपके लिए इतना जानना ज़रूरी नहीं है। आप इतना समझिए कि यार इस तरीके से भी कमेंट्स होते हैं जिसको हम डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जावा कमेंट्स के बारे में पूरा जान लिया है। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, और कभी भी ये रन नहीं होंगे। बस इतनी सी आपको बात याद रखनी है और कहीं भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं यार अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। वो है आपका यार डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, है ना। डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ यार, कि आपका जो डेटा होता है, ठीक है, जैसे कि आपका एक नाम होगा, ठीक है, आपकी एक एज होगी, ये सारा अपना डेटा है। नेम जो है वो एक फॉर्मेट होता है, और उसका सिंपल फॉर्मेट होता है इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उससे बन करके बनता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है राकेश, तो यार ये RAKESH ये आपके इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, उनकी मदद से आपका नेम बना। उसके बाद यार एज को तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे, एज हमेशा 21 22, ये सारा क्या है, ये मैथमेटिक्स है। तो अलग अलग प्रकार का डेटा होता है। प्रोग्रामिंग में हमें अलग अलग प्रकार के डेटा की ज़रूरत होती है। कोई भी आप एप्लीकेशन बनाते हैं, आप स्कूल का एप्लीकेशन बना रहे हैं, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर की ज़रूरत होगी, आपको मार्क्स की ज़रूरत होगी। तो ये सारा अलग अलग टाइप का डेटा है, इनका अलग अलग डेटा टाइप रहता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है बहुत ही आसानी से समझेंगे। डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को साथ में समझते हैं। ठीक है, साथ में समझने से क्या होगा, आपको बिल्कुल दोनों का क्लैरिटी आएगा। लोग करते हैं अलग अलग समझाते हैं, लेकिन हम साथ में समझाएंगे और खुद का एक और कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे। तो डेटा टाइप्स और वेरिएबल के बारे में जान लेते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे डब्बा कॉन्सेप्ट की। ठीक है, डब्बा कॉन्सेप्ट क्या है, आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, पर डब्बा कॉन्सेप्ट है मैंने खुद ने बनाया है। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है, और वो लेबल है यार टी। ठीक है, ऐसा लेबल लगा हुआ है, और किचन में ये बॉक्स रखा हुआ है। तो कोई भी इस बॉक्स को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ठीक है, इसके अंदर मेरी चाय पत्ती या फिर टी लीव्स रखी हुई है। ठीक है, उसी तरह से एक और बॉक्स है, उस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है यार मिल्क। तो उस मिल्क को कोई भी देखा है तो समझ जाएगा ठीक है, इसके अंदर मेरा मिल्क रखा हुआ है ना। तो अगर कोई आपको बोलता है कि जाओ बेटा किचन में जाओ और मिल्क लेकर आओ, तो आप क्या करेंगे, इसको इसको रेफ़र करेंगे कि ठीक है, यहाँ पर मिल्क है मेरा, मैं इसको लेकर के आता हूँ। ठीक है, अब एक और बात समझिए, इसके अंदर क्या रखा हुआ है, इसके अंदर टी लीव्स रखी हुई है। वो कैसी होती है, सॉलिड होती है ना। और इसके अंदर रखा हुआ है यार मिल्क। मिल्क कैसा होता है, लिक्विड होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया ना, इसका टाइप अलग हो गया, इसका टाइप अलग हो गया। ठीक है, टाइप अलग हो गया, टाइप मतलब प्रकार। तो एक हो गया सॉलिड और एक हो गया लिक्विड। तो कोई भी आपको बोलेगा ठीक है, टी लीव्स लेके आओ, तो आप ये लेकर के आओगे, मिल्क लेकर के आओ तो आप ये लेकर के आओगे। तो यहाँ पर ये जो टाइप है ना, ये जो टाइप है, इसी तरह से ये जो है ये एक नाम है। तो ये आपका हो गया नेम, कि आपको किस नेम से, किस नाम से उसको रेफर कर रहे हैं। तो बेसिकली इसी तरह से हमारे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स होते हैं। अब वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को कैसे आप डब्बा कॉन्सेप्ट से समझेंगे, तो यहाँ पर डेटा टाइप्स जो होते हैं वो आपके टाइप है। अलग अलग डेटा जो होता है हमारा, जैसे मान लीजिए मैंने बोला एज, एज एक डेटा है। उसके बाद नेम, नेम एक डेटा है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर भी एक डेटा है। तो इन तीनों डेटा के अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, किस तरह से अलग अलग टाइप है, जैसे एज है ना आपका इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो एज क्या है, एज आपका एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। तो मतलब कि क्या होता है, जैसे कि जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पर आप वेरिएबल्स बना रहे होते हैं। जैसे एज नाम का आपने वेरिएबल बना लिया, अब वो मेमोरी में स्टोर्ड हो जाता है। ठीक है, एज नाम का ऐसा मेमोरी में एक लेबल बन जाता है, एक डब्बा बन जाता है। उसके अंदर वैल्यू क्या होगी, जो भी आप उसमें वैल्यू रखेंगे, जैसे 21, इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा इंटीजर। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर बैठ रहा है। यहाँ भी हमारा एक बॉक्स बना हुआ है, उसका एक नाम है। उसी तरह से मेमोरी में हमारा एक बॉक्स है, उसका एक नाम है। कभी भी हम रेफ़र करेंगे तो उसको एज नाम से रेफ़र करेंगे। उसके अंदर वैल्यू है 21, यहाँ पर वैल्यू है मिल्क। ठीक है, मतलब अंदर मिल्क रखा हुआ है। उसका डेटा टाइप है इंटीजर, मतलब यहाँ पर हमारा डेटा टाइप है, मतलब कि उस कंटेंट का टाइप है लिक्विड। इसी तरह से अलग अलग प्रकार का डेटा होता है, तो अलग अलग प्रकार का टाइप होता है। ठीक है, जैसे कि एज जो है उसको हम 21 ही लिखेंगे, कुछ और नहीं लिखेंगे, दूसरा टाइप नहीं लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेरिएबल इज़ अ लोकेशन इन मेमोरी। मेमोरी मतलब आपका स्टोरेज एरिया टू होल्ड डेटा। जैसे यहाँ पर इंट एज लिखा मैंने, तो ये सिंटेक्स होता है, इसको बोलते हैं हम सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब एक तरीका होता है लिखने का। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यार हम लिखते हैं डेटा टाइप, उसके बाद हम लिखते हैं वेरिएबल का नेम, उसके बाद हम इज इक्वल्स टू करके लिखते हैं उसकी वैल्यू।
इस तरह से हमारा वेरिएबल का जो है पूरा फंक्शनिंग हो रहा होता है। इस तरह से वेरिएबल में हम नाम रखते हैं वेरिएबल का, उसका डेटा टाइप बताते हैं जावा को, और उसमें वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक डब्बा है मेरा, ये रहा मेरा डब्बा, इसके अंदर वैल्यू रखी हुई है यार मेरी 20, तो 20 इस डब्बे की वैल्यू हो गई। इसका टाइप हो गया मेरा इंट, ठीक है, तो ये इसका डेटा टाइप हो गया। और इसको मैं रेफर करूंगा यार एज के साथ, तो जब भी मैं एज को बुलाऊंगा कि ठीक है मुझे एज बताओ, तो वो उसकी वैल्यू मतलब कि 20 बता देगा, ठीक है। जैसे कि कोई भी आपको किचन में जाकर जाने का बोले और कहे कि ठीक है जाओ, वो चाय लिखा हुआ जो डब्बा है ना, उसमें से जो भी चीज़ आपको अंदर मिले, ऑब्वियसली चाय पत्ती ही होगी, वो लेकर के आ जाओ। तो इसी तरह से हम एज को भी रेफर करेंगे। अब ये रैम में स्टोर होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होता है। तो एक और चीज़ यहाँ पर देखिए, जावा जो है वो स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वेरिएबल्स को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा बिफोर दे कैन बी यूज्ड। डिक्लेयर मतलब क्या होता है? डिक्लेयर मतलब होता है उसमें आपको वैल्यूज डालनी पड़ेगी। मतलब बेसिकली इतना है कि खाली डब्बा नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने 20 दिए ना, उसी तरह से यहाँ पर 20 दिए, तो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होनी चाहिए। अब वेरिएबल, मैं कब से आपको वेरिएबल वेरिएबल बोल रहा हूँ, लेकिन इसको समझेंगे कैसे, याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सके, जो वेरी हो सके। तो जैसे कि मान लीजिए 20 एज है, 1 साल बाद उस प्रोग्राम को आप रन करें तो 20 तो नहीं होगा, तो आप चेंज कर देंगे डेटाबेस में, आप इस 20 को कर देंगे 21। तो यहाँ पर एज वेरी होती है, बहुत सारी चीज़ें वेरी हो सकती है। अलग अलग हम वेरिएबल्स बनाएंगे, उसकी वैल्यूज़ भी हम वेरी करते रहेंगे। तो ये तो बात हो गई वेरिएबल्स की। अब हम बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स की। तो जिस तरह से मैं बता रहा था आपको, एज का एक अलग डेटा टाइप है, नेम का अलग है, रजिस्ट्रेशन नंबर का अलग है। उसी तरह से आप देख सकते हैं डेटा टाइप को दो चीज़ों में क्लासीफाई करा गया है। सबसे पहला आपका प्रिमिटिव, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। प्रिमिटिव में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका फ्लोर, जो कि आपके घर में आटा होता है, वो आपका प्रिमिटिव है। अब इससे आप चपाती भी बना सकते हैं, इससे आप पराठा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉन प्रिमिटिव हो गया। मतलब कि इनको हम बोलते हैं डिराइव्ड। डिराइव मतलब कि फ्लोर से ये बना हुआ है। उसी तरह से प्रिमिटिव में आपके जितने ये हैं, ये सारे प्रिमिटिव हैं आपके। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो हैं, इनसे बनकर ही नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिमिटिव की मदद से नॉन प्रिमिटिव, या फिर हम कहें डिराइव्ड डेटा टाइप्स बनते हैं। तो अभी हम पहले सिर्फ प्रिमिटिव की बात करेंगे। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे, हम उससे पाला पड़ता जाएगा। तो प्रिमिटिव में बहुत ही ईजी से 8 डेटा टाइप्स होते हैं। आपको सबके बारे में हम बता देते हैं फटाफट से। तो प्रिमिटिव जो आपके 8 हैं डेटा टाइप्स, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी लिस्ट बनी हुई है। अब साइज़ मतलब क्या होता है? साइज़ मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने जो डब्बा बनाया था, ठीक है, उसका एक टाइप था। जैसे कि अगर एज लिख रहे थे तो उसका टाइप था इंट। अब डब्बा बन कहाँ रहा था, हमने आपको बताया था यार रैम में बनता है। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यार मेमोरी के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ बन रही है, मतलब वो कुछ ना कुछ जगह भी ले रही होगी। जैसे आपकी रैम होती है 8 GB की, तो उस 8 GB का कितना परसेंटेज या फिर कितना पोर्शन उस एज नाम के डब्बे ने लिया था, ये कौन बताएगा? तो ये डेटा टाइप की साइज़ बताती है। जैसे वहाँ पर 1 बाइट है, मतलब अगर मैं बाइट डेटा टाइप लेता हूँ, बाइट डेटा टाइप क्या होता है वो भी अब हम बताएंगे। बाइट बी लिखता हूँ और इज इक्वल्स टू 12 लिखता हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो बी नाम का जो डब्बा है, वो मेरी 1 बाइट की जगह ले रहा होगा, स्पेस ले रहा होगा रैम के अंदर। उसी तरह से शॉर्ट लेता है 2 बाइट, इंट लेता है 4 बाइट, और इसी तरह से बाइट जो है बढ़ती जाती है अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए। बुलियन 1 बिट लेता है और कैर 2 बाइट्स लेता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यार बाइट क्या होता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू की अभी 2 मिनट में बात करेंगे। पहले हम डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं कि आखिरकार बाइट होता क्या है। तो ऐसा समझिए कि यानी यहाँ बाइट से लेकर के लॉन्ग तक मैंने एक अलग कैटेगरी बना दी है। फ्लोट डबल की अलग कैटेगरी है, बुलियन की अलग कैटेगरी और कैर की अलग कैटेगरी है। ये कैटेगरी मैंने क्यों बनाई है? क्योंकि बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग क्या करते हैं? होल नंबर्स लेते हैं। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। होल नंबर्स होते हैं यार 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बिल्कुल सीधे साधे नंबर्स, जिसमें आपको कोई भी यार डेसिमल पॉइंट देखने को नहीं मिलता है। वो होते हैं आपके होल नंबर, ठीक है। पूरे पूरे आपके नंबर होते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग कितने सेक्शंस बनाए हमने? 1 2 3 4, ये 4 सेक्शंस क्यों बने हुए हैं डेटा टाइप्स के? सबसे पहले आता है यार बाइट। बाइट मतलब कि यार आपको कोई छोटा नंबर स्टोर कराना है, उसकी रेंज क्या है? -128 से 127। मतलब कि इसमें आपकी एज ऑब्वियसली आ जाएगी। तो अगर आपको एज स्टोर करानी है तो आप क्यों फालतू इंट लेंगे, ठीक है। आप लिखते हैं यार इंट एज, जैसा हमने अभी लिखा था। तो इसका मतलब क्या हो गया? इंट की अगर आप रेंज देखें तो आप देख सकते हैं माइनस इतने से लेकर के प्लस इतना, मतलब इतना बड़ा आप नंबर भी स्टोर करा सकते हैं। इसके ऊपर अगर नंबर जाएगा तो वो आपका स्टोर नहीं होगा। तो आप इंट एज लेने की बजाय यार बाइट एज ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एज जो है 127 को एग्जीट तो नहीं करेगी। उसी तरह से शॉर्ट होता है,
और इंट होता है लॉन्ग होता है। लॉन्ग इतना बड़ा आपका वैल्यू स्टोर कर सकता है। अब जैसे इनके एग्जांपल्स अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मुझे मोबाइल नंबर स्टोर कराना है। अब मोबाइल नंबर कितने अंक का होता है? 10 अंक का होता है, जैसे कि 9498324710। अब आपका आपका कितना हो गया? 33639 एंड 110, 10 हो गया। अब यहाँ आप देखिए जैसे कि हमारा लॉन्ग जो है वो आपका 3 3 6 3 9 10 से भी ज़्यादा आपका स्टोर करने दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 33639 और यहाँ पर 22147, यहाँ पर आपका वैल्यू जा रहा है 2147 तक। तो अगर आप इंट लेते हैं, इंट मोबाइल नंबर, तो आपका 9 से तो कोई मोबाइल स्टार्ट ही नहीं हो सकता। अगर आपका हाँ 2 से छोटा फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट जो आपका डिजिट है वो है, तब आप इंट में ले सकते हैं मोबाइल नंबर। तो जब अगर आप इंट में ले रहे हैं तो मोबाइल नंबर का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि आपका 10 डिजिट मोबाइल नंबर उसमें स्टोर ही नहीं होगा। इसलिए यार हमें लॉन्ग लेना पड़ता है मोबाइल नंबर को स्टोर करवाने के लिए। तो इस तरह से अलग अलग डेटा टाइप्स, ठीक है। इसको ऐसा समझिए, बड़ा डब्बा होगा, अगर बड़ा डब्बा होगा तो उसमें ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा कंटेंट अंदर जाएगा। और वहीं अगर छोटा सा डब्बा होगा, जैसे कि हमारा बाइट बहुत छोटा डब्बा है, तो उसमें सिर्फ 127 तक ही वैल्यू जाती है। वहीं हमारा लॉन्ग जो है बहुत बड़ा डब्बा है, तो इसके अंदर या मोबाइल नंबर से लेकर के उससे भी बड़ी वैल्यू जा सकती है। PNR नंबर या कुछ भी आप डेटा जो है लॉन्ग में रख सकते हैं। तो ये काम होता है डेटा टाइप्स का। अब इसके आगे के डेटा टाइप्स की बात करें तो दूसरा कैटेगरी क्या है? फ्लोट और डबल। ये कैटेगरी यार आपके डेसिमल पॉइंट्स वाले, ये होते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर्स मतलब जो P/Q के फॉर्म में रहते हैं, बेसिकली जो डेसिमल्स रहते हैं ना उसके फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि 4.16, 2.14, 3.14 जो पाई की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपके फ्लोट और डबल होते हैं। अब फ्लोट और डबल अलग अलग साइज़ के हैं। अलग अलग साइज़ के क्यों हैं? क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो फ्लोट जो है 6 से 7 डेसिमल डिजिट्स ले सकते हैं। मतलब कि 4.1 2 3 4 5 6 7 8 बस इतनी ही लेगा, इससे ज़्यादा लेगा नहीं। वहीं अगर आप बात करें डबल की, तो यार ये 15 डेसिमल डिजिट्स तक भी ले सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग टाइप होता है। अब लास्ट में आता है बुलियन और फिर कैर। तो बहुत सिंपल है, बुलियन होता है ट्रू या फॉल्स। बुलियन मतलब कि यार दो इसकी वैल्यू होगी, या तो होगी ट्रू या फॉल्स। ये बहुत काम आता है, अभी हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। यह स्टोर करता है यार ट्रू और फॉल्स वैल्यूज। और कैरेक्टर क्या होता है? सिंगल कैरेक्टर। जैसे मैंने आपको बताया था आपका नाम क्या है, राकेश है, तो इसमें यार कितने कैरेक्टर्स है? RAKESH, 6 कैरेक्टर्स है। मतलब 6 आपकी आस्की वैल्यूज़ है, ठीक है। आस्की वैल्यूज़ होती है तो 6 आपकी आस्की वैल्यूज़ या फिर सिंगल कैरेक्टर या लेटर है। तो वो 6 के 6 अलग अलग कैरेक्टर्स है, ठीक है। हर एक कैरेक्टर लेगा आपका 2 बाइट्स, है ना। अब हम बात करते हैं यार ये क्या है। ये होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मतलब हमने बात करी थी, खैर जावा जो है आपको, जैसे अगर आप लिखते हैं इंट एज, तो इसका मतलब ये क्या है, इसमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जाएगी। लेकिन जावा आपको ऐसा अलाउ नहीं करता है, क्योंकि वो बोलता है कि यार आप डिक्लेयर करो बिफोर इट कैन बी यूज्ड। लेकिन यूज़ नहीं कर रहे हैं उससे पहले मेमोरी में क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू जा रही है। तो यहाँ पर आपकी सारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ लिखी हुई है इस वाली टेबल में। तो अगर हम बात करें बाइट इंट शॉर्ट की, तो वो 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग की, तो उसमें 0 L लिखी रहती है, ठीक है। L लिखना क्या होता है? अगर हम कोई भी लॉन्ग वेरिएबल बना रहे हैं तो हमें ऐसा लिखना पड़ता है। जैसे अगर हम लिख रहे हैं लॉन्ग और फिर L इज इक्वल्स टू, जैसे मान लीजिए LN इज इक्वल्स टू, फिर लिखते हैं 4.5L। उसी तरह से फ्लोट और डबल में भी आपको F और D लगाना पड़ता है। अब ये क्यों लगाना पड़ता है, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो भी हम देख लेते हैं। उसी तरह अगर बुलियन बनाते हैं तो आपका शुरुआत में फॉल्स होगा। और जब कैर बनाते हैं तो ये एक वैल्यू है जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है कैरेक्टर की, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यूनिकोड वैल्यू ऑफ कैरेक्टर। इससे छोटा आपका कैरेक्टर नहीं होता है। तो प्रोग्रामेटिकली सारी चीज़ें एक एक बार हम करके देख लेते हैं, किस तरह से हम डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स का यूज़ करके अलग अलग हमारे मेमोरी में वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं और उनको किस तरह से आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे अपने कमेंट्स हटा देता हूँ, ठीक है। कमेंट्स का मुझे अभी बिल्कुल यूज़ नहीं है, और इस वाले कमेंट को भी मैं हटा देता हूँ। और सबसे पहले हमारा डब्बा कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम बना लेते हैं हमारा सबसे पहला वेरिएबल, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंट नम, नम मतलब कोई भी नंबर हो गया। तो हमने क्या करा, नम से तो उसको नाम दे दिया कि ठीक है तेरे डब्बे का नाम है नम। उसका टाइप है इंट, मतलब इसमें सिर्फ इंटीजर वाली वैल्यूज़ ही हम रखेंगे, इज इक्वल्स टू। और हम देते हैं यार वैल्यू, वैल्यू क्या दें, मान लीजिए 56 हमने वैल्यू दे दी, ठीक है। तो अब नम में यार आपका 56 स्टोर हो चुका है। अब इसको कभी भी आपको बोलना है कि ठीक है नम का जो आपको वैल्यू है वो आपको प्रिंट करवाना है या यूज़ करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर प्लस करके नम लिख सकते हैं। अब ये प्लस क्या है यार, आपका कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर होता है, कॉन्कैटिनेशन की यूज़ होता है। जैसे ही आप लिखते हैं कुछ भी, यहाँ पर मान लीजिए नम की जगह आप लिखते हैं कोई सी भी वैल्यू, दिस इज़ द वैल्यू, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं ऑफ नम, और ऐसा इज इक्वल्स टू करके फिर एक और प्लस लगा कर आप नम लिखें,
तो यहाँ पर क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक साथ प्रिंट हो जाती है जैसे जैसे आपने लिखा है, और यहाँ पर आपको स्पेस भी देनी पड़ेगी तब जा करके उसमें स्पेस आएगी। जब आप इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं नम की वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी, जो आपकी 56 थी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। हेलो चैम्प्स, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ नम इज इक्वल्स टू 56। अगर मैं इस 56 को कर देता हूँ 546 और फिर इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर आपको वेरिएबल का मतलब समझ आ जाएगा, क्योंकि ये वेरी कर चुका है। पहले ये 56 था, अब ये 546 हो चुका है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिंट होकर के दिख चुका है। इसी तरह से हम अलग अलग डेटा टाइप्स बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कैर ए इज इक्वल्स टू, अब कैरेक्टर को लिखने का तरीका होता है, हम सीधा नहीं लिख सकते ए, ऐसा लिखेंगे तो ये नहीं समझेगा कि ठीक है यहाँ पर हम कैरेक्टर लिखना चाह रहे हैं। उसको लिखने के लिए आपको यार सिंगल कोटेशन लगाना पड़ता है, सिंगल कोटेशन से आप कैरेक्टर लिखते हैं। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं देगा, लेकिन कुछ प्रिंट भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने यार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट तो करा नहीं कैर का। तो मैं अलग लाइन में लिख देता हूँ एस आउट और फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ए, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, मेरा डायरेक्ट ए प्रिंट हो जाएगा अगली लाइन में। अब जैसा कि मैंने आपसे बात करी थी जावा स्टैटिकली टाइप्ड है, मतलब कि यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ तो वो मुझे एरर दे देगा, मतलब कि आपने नम को यूज़ करा है यहाँ पर आप बिना डिक्लेयर करे कैसे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ उसने वही एरर दिया है, ठीक है। वेरिएबल नम माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, मतलब आपने डिक्लेयर नहीं किया, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया है उसे किसी भी वैल्यू से, तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बता नहीं सकता कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इनकी क्या होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सारे अलग जो हमारे डेटा टाइप्स हैं उनकी। तो सबसे पहले बात करें लॉन्ग के बारे में, तो लॉन्ग में मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए लॉन्ग और फिर हम ले लेते हैं GHT, कुछ भी ऐसा नाम ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू, और फिर हम ले लेते हैं 3456, ठीक है। इसको करूँगा तो आपको ऐसा इस तरह से लॉन्ग नहीं होता है, आपको यहाँ पर एल लगाना पड़ेगा। इसको एल लगाने से यार उसको स्पेसिफिकली पता चलेगा कि ठीक है आप लॉन्ग जो आपका डेटा टाइप है वो लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ, साथ ही साथ यहाँ पर मैं अगली लाइन में, तो यहाँ पर इस ए को हटाकर मैं लिख देता हूँ यार GHT, और इस GHT को मैं कराता हूँ प्रिंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको एल जो हमने लिखा है 3456 के बाद एल जो लिखा है वो आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 3456 मिलेगा। उसी तरह से डबल और फ्लोट की बात आती है, तो डबल आप लिखते हैं डबल डी इज इक्वल्स टू 4.56 और फिर आपको डी लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर डी नहीं लिखेंगे तो ये दिक्कत कर सकता है, जैसे यहाँ पर आपने डी लिखा तो उसको समझ आ जाएगा कि आप डबल बनाना चाह रहे हैं। उसी तरह से फ्लोट बनाने के लिए आपको एफ लिखना पड़ता है, ठीक है, 4.56 और फिर आप लिखेंगे एफ। ये कुछ रूल्स होते हैं जावा के और इनको बनाने से आपका बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आप एस आउट करेंगे डी को, उसके बाद आप एस आउट करेंगे एफ को, ठीक है। ये सारा हम रन करके देख लेते हैं, हमारी वैल्यूज़ आपको बहुत ही बढ़िया से मिल जाएगी आउटपुट में। तो हमारा 4.56 और 4.56 दोनों मिल चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं बुलियन की। तो बुलियन बनाने के लिए आपको बुलियन लिखना है, फिर आप कोई भी उसको नाम दे सकते हैं, इज प्राइम या फिर कोई भी ऐसा बुलियन बना सकते हैं, इज इक्वल्स टू। अब आपको ट्रू या फॉल्स में से एक चीज़ देनी है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर ट्रू आपको बिना कोटेशन के लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा बुलियन हो गया। उसके बाद हमारा क्या बचता है, इंट हो गया, कैर हो गया, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, बुलियन, ठीक है। हमारा बाइट बचता है, वो भी हम बना लेते हैं, बाइट भी इज इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है। आपका 127 तक था तो 1 2 3 आपका वैलिड है ना। अब इनको अगर आप प्रिंट करवाएं तो आप प्रिंट भी सब करवा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। अगर आप इसको एक बार देखेंगे, एक बार आपको समझ आ गया कि किस तरह से आपको डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स बनाने हैं, तो ये बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। इन सबको अगर आप रन करें तो भी आपका बहुत बढ़िया से रन हो जाएगा। अब इस प्राइम में यार आप देख सकते हैं इसने कुछ मुझे यहाँ पर वार्निंग दी है, तो ये कहना चाह रहा है वैल्यू ऑफ इस प्राइम इज ऑलवेज ट्रू। तो ठीक है, ये चीज़ें जो बोल रहा है वो हम आगे देखेंगे फ्लो कंट्रोल में कि ठीक है वैल्यू कैसे चेंज करनी है, उसके हिसाब से हम कैसे करेंगे। अभी इसने मुझे बस ऐसा बोला है कि आपकी वैल्यू हमेशा ट्रू है तो आप प्रिंट क्यों करवा रहे हो, ठीक है। तो इसको अभी आप इग्नोर कीजिए। और यहाँ पर हमने सारे जो हमारे डेटा टाइप्स हैं वो देख लिए हैं। एक और हमारा बच जाता है शॉर्ट SHT इज इक्वल्स टू 345 में कर देता हूँ। तो शॉर्ट भी हमारा डेटा टाइप है, उसको भी लगे हाथ हम प्रिंट करवा ही लेते हैं, ठीक है। सारे बहुत ही ईजी और सारे सिमिलर है, सबको लिखना बनाना करना सब कुछ सेम है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको सिंटेक्स याद रखना है। सबसे पहले आप देंगे डेटा टाइप, उसके बाद या वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स साथ साथ काम करते हैं। उसके बाद इज इक्वल्स टू करके उनको आप वैल्यू दे देंगे और वो जा करके एक डब्बे में स्टोर हो जाएगा मेमोरी के अंदर और उसका नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर जब भी आप GST को बोल रहे हैं, ठीक है, GST चाहता हूँ मैं, तो GST नाम का डब्बा वो ढूंढेगा और उसका जो वैल्यू है वो आपको दे देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी वैल्यू आपको लाइन बाय लाइन मिल चुकी है। तो इस तरह से हमने डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं आपने जावा में बहुत बार सुना होगा। तो बहुत ईजी है। आइडेंटिफायर्स जितने भी आपके नाम हैं, चाहे वो क्लास का नाम हो,
वेरिएबल का नाम हो, मेथड्स का नाम हो, उनको हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। अब अगर इसके नाम से आप देखें तो आइडेंटिफायर्स मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास में मैं आता हूँ और आपका मैं नाम लेता हूँ, ठीक है राकेश इधर आना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी आइडेंटिटी है। उसी तरह से यहाँ पर जो क्लास का नाम है, वेरिएबल का नाम है, मेथड का नाम है, ये उसकी एक आइडेंटिटी है। इसलिए उन नाम को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। जैसे अभी हमने देखा था इंट एज, ठीक है, तो इंट आपका क्या था, इंट आपका डेटा टाइप था, एज आपका वेरिएबल था। लेकिन ये जो नाम है ना एज, इसी को हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइडेंटिफायर। अब एक और चीज़ की बात करूँ यहाँ, लिटरल्स। तो लिटरल्स क्या होता है, अब एज के अंदर मान लीजिए 50 स्टोर्ड है, तो आपका ये जो वैल्यू है ना जो स्टोर्ड है, इसको हम बोलते हैं लिटरल्स। तो कोई भी आपसे पूछ ले आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, तो आइडेंटिफायर आपके कोई भी नाम होते हैं जो कि क्लास के लिए यूज़ हो रहे हैं, वेरिएबल्स के लिए यूज़ हो रहे हैं, या फिर मेथड्स के लिए यूज़ हो रहे हैं। वहीं पर लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स यार उनके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है, जैसे कि मान लिया अभी हमने देखा था मोबाइल नंबर जो है, ठीक है, उसका जो वैल्यू है उसमें जो स्टोर्ड है, जो भी हमारा मोबाइल नंबर है 10 अंकों का, ये आपका लिटरल हो गया। और जो आपने इसको नाम दिया है ये आपका आइडेंटिफायर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आइडेंटिफायर और लिटरल होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आइडेंटिफायर्स को आप डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं, उनको बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। अब यार नाम को बनाने के क्या रूल्स हो सकते हैं आप सोच रहे होंगे, लेकिन यार यहाँ पर रूल्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ और इन सबको भी हटा देता हूँ और मैं लिख देता हूँ यार इंट एज इज इक्वल्स टू 21। अब मान लीजिए यहाँ पर एज की जगह पर मैंने लिख दिया, जस्ट अज्यूम करिए कि यहाँ पर मैंने लिख दिया यार ट्रू, ठीक है। तो मैं ट्रू नाम का आइडेंटिफायर नहीं बना सकता, क्योंकि यार ये कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, अभी हम देखेंगे। मतलब कि कुछ चीज़ें होती है यार आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यार आपका जो है ए टू जेड, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मल्टी लाइन कॉमेंट की सहायता से, जो अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पर मैं करता हूँ ऐसा। उसके बाद मैं लिख देता हूँ ए से जेड तक और ए से जेड तक। मतलब कि आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, सारे लेटर्स का यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन आप यार स्पेशल सिंबल्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अंडरस्कोर और डॉलर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने बनाया यार अंडरस्कोर और डॉलर का यूज़ करके, ठीक है। पहले मैं लिखता हूँ डॉलर एज मैंने बनाया, ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद मैंने अंडरस्कोर लगा दिया, वो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर एंड लगाया, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यार ये चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये स्पेशल सिंबल्स आप आइडेंटिफायर्स का नाम बनाने में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद यार एक और चीज़ आती है आइडेंटिफायर के नेमिंग कन्वेंशन में, वो है आपका लेटर्स और उसके साथ डिजिट्स। अब डिजिट्स जैसे 5 6 7 और उसके आगे, जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, एज आपने यहाँ पर लिखा। अब क्या होता है, सिर्फ एज अगर आप लिख रहे हैं और उसके बाद आप लगा रहे हैं लेटर्स, जैसे कि एज 34, तो ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही 34 अगर आपने आगे लगा दिया, जैसे कि इंट 34 एज, तो यार इसको दिक्कत है। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप जो डिजिट्स हैं वो आप इसके आगे नहीं लगा सकते हैं, आपको डिजिट्स बाद में ही लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये रूल्स होते हैं। जैसे एज 1 2 3 अगर आप करते हैं और फिर इसको करते हैं एस आउट, तो यार कोई दिक्कत नहीं देगा, ठीक है, एज 1 2 3 आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये आइडेंटिफायर्स के रूल्स होते हैं। आइडेंटिफायर्स बोले तो आपका जो नेम है, आप जो बनाना चाह रहे हैं वेरिएबल का नाम, उसके भी आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कि इन रूल्स के अलावा अगर आप जाएंगे तो आपका नेम जो है वो, आपका वेरिएबल जो है वो बन नहीं पाएगा। उसके बाद यार आपके आइडेंटिफायर्स भी केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि पूरी जावा लैंग्वेज है आपकी केस सेंसिटिव है, तो यहाँ मैं केस सेंसिटिव लिख देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं एज बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, एज नाम का डब्बा बन गया। उसके बाद आप करते हैं इंट ए जी ई, जी कैपिटल कर दिया सिर्फ आपने, और उसमें कुछ और वैल्यू स्टोर्ड है, तब आपका ए कैपिटल जी ई का अलग डब्बा बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका केस सेंसिटिव होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एज और फिर यहाँ पर प्लस ए, फिर ये जी ए। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए यार, आपको लग रहा होगा कि उसने क्या करा है, यहाँ पर आपको लग रहा होगा वो 21 प्रिंट करेगा और फिर 45 प्रिंट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमने यहाँ पर बीच में प्लस लगा दिया है। तो स्ट्रिंग्स में मतलब कोई भी सेंटेंस आप कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में अगर आप प्लस लगाते हैं तो इसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन मतलब कि जोड़ देना। लेकिन यहाँ पर आपने 21 और 45 के बीच में प्लस लगाकर उसको ये बता दिया है कि दोनों का आप ऐड कर दो, तो ये 66 हो गया। यहाँ पर हमारा 66 आ गया। तो ये ऑपरेटर्स में आपको समझ आएगा किस तरह से प्लस होता है, माइनस होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे यार यहाँ पर आपने कैपिटल दिया तो ये अलग यहाँ पर आपका वेरिएबल बन गया है, इसलिए केस सेंसिटिव भी होता है। तो आपके ये कुछ रूल्स हैं। केस सेंसिटिव के पहले हमने जो रूल लिखा था वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं।
नो डिजिट्स बिफोर नेम, ठीक है, कोई डिजिट आप यूज़ नहीं कर सकते हैं और आपका केस सेंसिटिव भी हो गया। उसके बाद एक और बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, जैसे कि मान लीजिए इंट एज की जगह मैं इंट क्लास नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना ऑरेंज कलर के जो आपको दिख रहे हैं वो आपके प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पैकेज, पैकेज आपका प्री डिफाइंड है, जिनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। पब्लिक, क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, ये चीज़ आपकी प्री डिफाइंड है, तो इनको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो भी आपके डेटा टाइप्स हो गए, जैसे कि मान लीजिए फ्लोट, तो फ्लोट लिखते ही ये देखो ऑरेंज हो गया ना, तो ये आपका प्री डिफाइंड है, तो इनको मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो ये कुछ रूल्स थे यार कि आप जो आइडेंटिफायर्स हैं, मतलब वेरिएबल्स के नेम हैं, वो किस तरह से रख सकते हैं, मतलब नामकरण किन किन हिसाब से कर सकते हैं। हर कुछ नाम आप नहीं रख सकते हैं। तो वही सेम रूल्स मैंने यहाँ पर बता रखे हैं यार। सारे कीवर्ड्स नहीं यूज़ हो सकते हैं, केस सेंसिटिव होता है, ये कुछ आपके रूल्स होते हैं। आप हर कोई स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं आइडेंटिफायर्स की, हमने बात कर लिया। अब कीवर्ड्स जो मैंने आपको बताए थे, जिनको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स, ठीक है। ये कीवर्ड या फिर आप बोलें रिजर्व्ड वर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही इसमें से कोई वर्ड आपका आ गया, वैसे ही यार जावा समझ जाएगा ठीक है अब ये रिजर्व्ड है, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिमिटिव टाइप्स जो हमारे डेटा टाइप्स है, फिर मॉडिफायर्स हो गया, फिर डिक्लेरेशन के लिए कुछ यूज़ होती है, क्लास लिखा मतलब क्लास को डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर कंट्रोल फ्लो के लिए इतनी सारी चीज़ें यूज़ होती है, फिर मिसलेनियस कीवर्ड्स भी आपके होते हैं, ये सारे हैं। तो बेसिकली ऐसा करके ये सारे रिजर्व्ड वर्ड्स या कीवर्ड्स होते हैं हमारे, और इनको कहीं भी हम यूज़ करेंगे उसका एक स्पेशल मीनिंग होगा, ठीक है। जैसे हमने इंट लिखा, मतलब कि ठीक है आप डेटा टाइप डिक्लेयर कर चुके हैं, अब आपको नाम देना पड़ेगा वेरिएबल का, तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, इनका कुछ ना कुछ स्पेशल मीनिंग होता है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कीवर्ड्स क्या होते हैं, और इन्हीं को हम रिजर्व्ड वर्ड्स बोलते हैं। अब हम अपना लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है टाइप कास्टिंग। अब टाइप मतलब क्या होता है, ये आपका डेटा टाइप है। टाइप मतलब आपका डेटा टाइप है, ठीक है। कास्टिंग मतलब चेंज करना, एक से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना। अब टाइप कास्टिंग की हम डेफिनेशन देखें तो टाइप कास्टिंग इज व्हेन यू असाइन अ वैल्यू ऑफ वन प्रिमिटिव डेटा टाइप टू अनदर टाइप। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। जो हमने 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अभी देखे थे, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहले हम एक एग्जाम्पल या एक एनालॉजी से समझते हैं कि टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो अगर हम बात करें यार डब्बे की, तो मान लीजिए एक आपका स्मॉल बॉक्स है, ठीक है, इतना बड़ा आपका बॉक्स है, और एक मान लीजिए इतना बड़ा लार्ज बॉक्स है, ठीक है। अब इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू रखी हुई है, ठीक है, ये हमारी वैल्यू है, ये हमारा कंटेंट है। अब अगर इस कंटेंट को मैं इसमें खाली कर दूं, ठीक है, तो कितनी जगह ले लेगा यार, ये इतनी जगह ले लेगा, है ना। तो बेसिकली इसके अंदर, ये कंटेनर के अंदर छोटे से बड़े में वैल्यू जो है आसानी से स्टोर हो गई। लेकिन वहीं मान लीजिए यार इतना बड़ा एक बॉक्स है और उसमें ये पूरा भरा हुआ है, इसके अंदर कंटेंट है। अब यहाँ पर एक हमारा छोटा सा बॉक्स है, तो इसकी वैल्यू इसके अंदर खाली करूँ मैं, तो सिर्फ इतनी आएगी, बाकी बची हुई तो बाहर जाएगी। तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम पॉसिबल करना चाहें ज़बरदस्ती, तो इतनी इतनी वैल्यू आप ले लीजिए। तो सेम चीज़ होती है टाइप कास्टिंग में। क्या होती है, यहाँ पर हमने दो चीज़ें लिखी है, वाइडनिंग एंड नैरोइंग। अब मतलब क्या होता है, तो अगर मैं बात करूँ बाइट की, तो बाइट का हमारा क्या रेंज था, -128 से 127। तो इसका मतलब क्या होता है, एक बी हमारा वेरिएबल हम बनाते हैं जिसमें हम 125 वैल्यू स्टोर करवाते हैं। अब अगर मैं कहूँ यार कि मैं एक इंट ए नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, इसके अंदर मैं बी की वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो इंट की रेंज तो यार बहुत बड़ी है, इसमें 125 आराम से आसानी से स्टोर हो जाएगा। तो जब मैं ए को प्रिंट करूँगा तो 125 बहुत ही बढ़िया से हमारा हो जाएगा। इसको बोलते हैं वाइडनिंग कास्टिंग, मतलब कि आप छोटी सी चीज़ को बड़ी चीज़ में डाल रहे हैं। बाइट को आप शॉर्ट में डाल रहे हैं, या फिर शॉर्ट को कैर में डाल रहे हैं, कैर को इंट में डाल रहे हैं, या फिर लॉन्ग को डबल में डाल रहे हैं। मतलब कि छोटे से बड़ी की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि ये जो चीज़ थी यार, इसको हम बोलते हैं वाइडनिंग। मतलब यार छोटी चीज़ बड़े में तो बहुत आसानी से चले जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। कोड में करके देखते हैं किस तरह से होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, और एक मैं बाइट वेरिएबल बनाता हूँ, बाइट बी इज इक्वल्स टू 125, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बी आपका वेरिएबल बन चुका है। उसके बाद मैं इंट ए बनाता हूँ, इज इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ बी, ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ यार, यहाँ पर मैं करता हूँ एस आउट, और मैं ए की वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यार ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी, जो कि होगी आपकी 125, ठीक है। वहीं अगर मैं यहाँ पर, आपका सब ऑटोमेटिकली हो गया। वहीं अगर मैं इंट बी बनाता, इंट बी, और उसकी वैल्यू कर देता यार 1256, और फिर मैं क्या करता है यहाँ पर बाइट ए बनाता, बाइट ए इज इक्वल्स टू बी, तो यहाँ पर यार यहाँ पर मुझे एरर शो कर देता। ये बोलता कि यार मुझे बाइट ए की वैल्यू आपने बनाई है, उसमें इंट स्टोर नहीं हो पा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यार बी आपका जो डब्बा है उसमें क्या है 1256। अब आप क्या चाह रहे हैं कि आप बी की वैल्यू स्टोर करवा दे ए नाम के डब्बे में।
अब ए नाम का डब्बा तो यार बहुत छोटा सा है, क्यों? क्योंकि ये बाइट है। बाइट तो सिर्फ 127 तक ही लेता है और आप इसको 1256 इतनी बड़ी वैल्यू दे रहे हैं, तो ये कैसे स्टोर करेगा? ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं टाइप कास्टिंग और इसी को हम बोलते हैं नैरोइंग कास्टिंग। क्या बोलते हैं हम? नैरोइंग कास्टिंग। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे? पहले हम वाइडनिंग कर रहे थे, अब हम नैरोइंग कर रहे हैं। तो नैरोइंग में क्या होता है यार, बड़ी जो हमारा बड़ा डब्बा है उसमें जितना कंटेंट था उसको हम एक छोटे से डब्बे में ले जा रहे हैं और कंटेंट को हम थोड़ा सा कम ही ले रहे हैं। मतलब कि यार यहाँ पर कुछ कंटेंट हमारा बच जाता है और हम बस थोड़ा सा कंटेंट ही ले पाएंगे जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, जितनी उसकी क्षमता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नैरोइंग कास्टिंग और ये ऑटोमेटिकली नहीं होती है, इसको मैनुअली करना पड़ता है। अब मैनुअली कैसे करेंगे उसी को हम टाइप कास्टिंग की तरह समझते हैं। तो मैनुअली हम नैरोइंग कास्टिंग करेंगे अपना टाइप लिख करके कि हम किस चीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए इस ए, अब हमारा ए क्या था? ए हमारा बाइट हमने बनाया है और बी हमारा क्या था? इंटीजर था। तो अब बी को बाइट में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट लगा करके बाइट। ठीक है, ऐसा आप लिखेंगे और अब देखिए यहाँ पर हमारा एरर जा चुका है। अब अगर आप ए को प्रिंट करवाते तो जैसे मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यार 1256 को मैंने स्टोर करा था, उसने वैल्यू मुझे -24 दे दी। तो जैसे मैंने आपको बताया था यार कुछ भी वैल्यू ले लेगा ये। ठीक है, इसका कैपेबिलिटी ही नहीं है। वहीं अगर मैं इसको करता हूँ यार 1 to 5, ठीक है, अब 1 to 5 तो इसका कैपेबिलिटी है। तो यहाँ पर इसको मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हैं 1 to 5 बड़ी आसानी से इसने ले लिया। उसी तरह से फ्लोट और डबल में भी आप टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम टाइप कास्टिंग करते हैं। टाइप कास्टिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, डेटा टाइप लिखो उसके बाद आप वैल्यू लिख दो। ठीक है, तो ये हमारी हो गई नैरो टाइप कास्टिंग। नैरोइंग या फिर हम बोले तो ज़बरदस्ती, जिसको हम बोलते हैं मैनुअली, इसको हम बोलते हैं मैनुअली टाइप कास्टिंग। ऑटोमेटिकली कौन सी होती है यार? आपकी वाइडनिंग वाली। ठीक है, तो यहीं पर हमने टाइप कास्टिंग समझ लिया है, डेटा टाइप्स वेरिएबल्स भी हम समझ लिए हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं और कीवर्ड्स क्या होते हैं ये भी हमने देख लिया है। तो इस लेक्चर में इतना ही यार। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए यार आप प्रैक्टिस करते रहिए और कोई भी आपको डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।